चलिए अब हम एक रक्त वाहिका को देखते हैं। रक्त वाहिका एक प्रकार की नली होती है। मुझे लगता है आप मुझसे सहमत होंगे। ये एक नली होती है जिससे होकर रक्त बहता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इस नली की दीवारें किससे बनी होती हैं? रक्त वाहिका की दीवारें अंतःकला कोशिकाओं से बनी होती हैं। असल में ये दीवारें इन चिपचिपी अंतःकला कोशिकाओं से बनी होती हैं, जो आपस में कसी हुई होती हैं और मिलकर एक नली बनाती हैं, जिससे होकर रक्त बहता है। मैं यहाँ कुछ कोशिकाएं बना रही हूँ जो आपस में बहुत कसकर जुड़ी होती हैं। ये इतनी कसकर जुड़ी होती हैं ताकि रक्त बाहर ना निकल पाए। तो ये कुछ इस तरह दिखता है। इनमें से हर एक कोशिका है और जाहिर है हर एक का अपना केंद्रक होता है। अब चलिए इसे थोड़ा आसान करते हैं। अब आप वही रक्त वाहिका का अनुप्रस्थ काट देख रहे हैं। यहाँ ये अंतःकला कोशिकाएं हैं जिनका अनुप्रस्थ काट हम देख रहे हैं, और शायद यहाँ एक कोशिका का केंद्रक भी दिख रहा है। अब इस रक्त वाहिका से रक्त बह रहा है। यहाँ कुछ लाल रक्त कोशिकाएं हैं जो चलती जा रही हैं और शरीर को ऑक्सीजन पहुंचा रही हैं। लेकिन अब एक बेहद जरूरी सवाल है, अगर ये रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए ये दो कोशिकाएं फट जाएं और खुल जाएं। अगर हम इस क्षति को ठीक ना करें तो सारा रक्त यहाँ से बह जाएगा और हम रक्त खो देंगे। तो हमारा शरीर इस स्थिति में क्या करता है? हमारा शरीर एक खास किरदार का इस्तेमाल करता है जिसके बारे में हमने अब तक बात नहीं की, और वो है प्लेटलेट। प्लेटलेट असल में कोशिका का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। इसका कोई केंद्रक नहीं होता। ये बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हमारा शरीर ऐसे छिद्रों को भरने के लिए इस्तेमाल करता है। ये हमेशा हमारे रक्त में तैरते रहते हैं, और जब रक्त वाहिका में कोई छिद्र होता है तो ये सारे प्लेटलेट वहां इकट्ठा हो जाते हैं। ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं और उस छिद्र को बंद कर देते हैं। इस तरह इन्होंने एक अवरोध यानी कि बैरियर बना दिया ताकि हम अपना सारा रक्त ना खो दें। अब आप सोचेंगे कि क्या हम संतुष्ट हो सकते हैं? पर सच ये है कि अभी भी एक सवाल बचता है। ये प्लेटलेट केवल यहीं इकट्ठे क्यों हुए? ये ऊपर क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे, या रक्त प्रवाह में ही क्यों नहीं चिपकते रहते? अगर इनका काम है चिपकना, तो फिर ये यहीं क्यों चिपक रहे हैं, हर जगह क्यों नहीं? और इसका उत्तर बहुत सुंदर और सरल है। असल बात ये है कि रक्त वाहिका के भीतर का वातावरण और बाहर का वातावरण अलग होता है। बाहर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अंदर नहीं होती, और उनमें से एक चीज है कोलाजन। कोलाजन एक संरचनात्मक प्रोटीन होता है जिसे शरीर चीजों को आकार देने के लिए इस्तेमाल करता है। जरूरी बात यह है कि कोलाजन रक्त वाहिका के बाहर होता है, लेकिन अंदर नहीं। और यही कोलाजन प्लेटलेट के साथ रासायनिक रूप से अभिक्रिया करता है, उन्हें एक दूसरे से चिपकने के लिए प्रेरित करता है। मैं यहाँ एक चिंगारी सी बनाकर दिखा रही हूँ जिससे पता चलता है कि इन दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और इस अभिक्रिया की वजह से ये प्लेटलेट आपस में चिपकते हैं और एक प्लग यानी प्लेटलेट प्लग बनाते हैं। वैसे स्पष्ट कर दूं कि कोलाजन यहाँ और यहाँ भी मौजूद रहता है, यानी पूरे रक्त वाहिका के बाहर फैला होता है। लेकिन ये तो केवल पहला कदम है रक्त स्कंदन प्रक्रिया का, और असल में इसमें दो चरण होते हैं, क्योंकि अकेले प्लेटलेट प्लग उतना मजबूत नहीं होता जितना हमें चाहिए। दूसरा चरण इस प्लग को मजबूत बनाता है, और इसमें आता है फाइब्रिन। फाइब्रिन प्लेटलेट की तरह कोई कोशिका का टुकड़ा नहीं होता। फाइब्रिन एक प्रोटीन होता है, और ये इस प्लग को और मजबूत बनाने के लिए आता है। ये एक जाल जैसी संरचना बनाता है जो सभी प्लेटलेट को बांध देता है और एक बहुत मजबूत रचना बनाता है। मैं यहाँ कुछ टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं बना रही हूँ। ये है फाइब्रिन के तंतु। ये तंतु छोटे छोटे फाइब्रिन उपखंडों से बने होते हैं, और ये उपखंड स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से चिपकने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन्हें हम बहुलकीकरण यानी कि पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। यानी ये एक लंबी श्रृंखला में जुड़ते हैं और फाइब्रिन तंतु बनाते हैं। अब सवाल उठता है, ये फाइब्रिन कहाँ से आता है? क्या ये नीचे से आता है? नहीं,
ये भी रक्त में ही घूमता रहता है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, क्योंकि अगर ये फाइब्रिन हमेशा रक्त में घूमेगा और ये एक दूसरे से चिपकने की प्रवृत्ति रखता है, तो ये रक्त में ही चिपक जाएगा और हमें ये नहीं चाहिए। हमें तो फाइब्रिन केवल चोट वाली जगह पर चाहिए। तो इसका हल है फाइब्रिनोजेन। ये दरअसल फाइब्रिन का निष्क्रिय रूप है, यानी इसमें एक अतिरिक्त हिस्सा जुड़ा होता है जो इसे खुद से चिपकने से रोकता है। तो हमें क्या करना है? हमें फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलना है, लेकिन सिर्फ वहीं जहां चोट है। अब फिर वही सवाल आता है, जैसे हमने पूछा था कि प्लेटलेट को कैसे पता चलता है कि कहाँ इकट्ठा होना है, वैसे ही फाइब्रिनोजेन को कैसे पता चलता है कि कहाँ सक्रिय होना है। और इसका उत्तर भी वही है, वातावरण का अंतर। अब हम कोलाजन की नहीं, एक और तत्व की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ऊतक कारक यानी कि टिश्यू फैक्टर। ये प्रोटीन सिर्फ रक्त वाहिका की बाहर की सतह पर मौजूद होते हैं, रक्त में नहीं। ये ऊतक कारक ही उस जगह पर फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलते हैं और फिर वही फाइब्रिन प्लेटलेट से चिपककर एक मजबूत प्रोटीन जाल बनाता है। अब हम और गहराई से समझ सकते हैं कि ये ऊतक कारक फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कैसे बदलते हैं। क्या ये ऊतक कारक किसी चाकू या एंजाइम की तरह काम करते हैं? असल में ये प्रक्रिया और जटिल है और इसके पीछे वजह है। मान लीजिए कि आपको 10 लाख फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलना है। अगर एक ऊतक कारक अकेले एक एक करके ये काम करे तो बहुत समय लगेगा। इसलिए बेहतर तरीका है श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया, यानी ऊतक कारक एक निष्क्रिय प्रोटीन को सक्रिय करेगा, फिर वो दूसरे को करेगा और इस तरह से एक प्रतिक्रिया की श्रृंखला बनती है, जिसे कहते हैं कोआगुलेशन कैस्केड या रक्त स्कंदन श्रृंखला। इसका उद्देश्य है अंत में थ्रोम्बिन नामक एक एंजाइम को बनाना। थ्रोम्बिन ही वो एंजाइम है जो फाइब्रिनोजेन से वो हिस्सा काटकर निकाल देता है और फाइब्रिन को बना देता है। और तब जाकर वो मजबूत फाइब्रिन जाल बनता है जो रक्त को बहने से रोकता है। तो यही है पूरी प्रक्रिया, जिससे हमारा शरीर रक्त वाहिकाओं में छिद्र को बंद करता है और बहुत अधिक रक्त बहने से हमें बचाता है। अगर आप चाहें तो इस प्रतिक्रिया श्रृंखला के बारे में और गहराई से पढ़ सकते हैं। इसका नाम है कोएगुलेशन कैस्केड।